हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र कुमार वर्मा। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालबेट में लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके टॉपिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स पर आपको 2 घंटे का लेक्चर दूंगा। ये 2 घंटे का लेक्चर 2 पार्ट्स में होगा। पहला लेक्चर लगभग 50 मिनट का, फिर 5 मिनट के गैप के बाद फिर 50 मिनट का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इस टॉपिक्स में हम बेसिकली शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन किस तरह से रहते हैं, मेटल में क्या नेचर रहता है इनका, सेमीकंडक्टर में क्या नेचर रहता है और इंसुलेटर में क्या नेचर रहता है, किस तरह करंट फ्लो होता है, किस तरह कैरियर मूव करते हैं, किस में होल्स रहते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एटम से, बहुत बेसिक्स चीज़ से लेकर करेंगे और फिर धीरे धीरे मेटल होते हुए हम सेमीकंडक्टर पर जाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम परमाणु। परमाणु बेसिकली 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में जो आपका नाभिक होता है, नाभिक में आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। बाहरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये नाभिक को हम पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नाभिक से जो नियरेस्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो दूर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से मजबूती से बंधे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहली कक्षा है नाभिक की, ये एटम्स की पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तीसरी कक्षा की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से बंधे होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक के प्रति जो मजबूती है इसको हम बोलते हैं बाउंड एनर्जी। नाभिक के प्रति इनकी बाउंड एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं, दूर की कक्षा में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति जो आकर्षण होता है, जो भी अटैचमेंट होता है वो कम होता जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी ऊर्जा देने पर आसानी से निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपका होता है एटॉमिक नंबर है इसका 14। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो किस तरह से आएगा। 2n² से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहली कक्षा के लिए n = 1 रखिए, तो 2n² कितना हो जाएगा, = 2। तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी कक्षा के लिए 2 × 2² = 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाते हैं जितना भी बड़ा परमाणु होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा तो 14 एटॉमिक नंबर है, तो हम बस तीसरी कक्षा तक ही जाएंगे। तो तीसरी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18। ठीक है, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 10 हो गए, हमारे टोटल एटॉमिक नंबर है 14। तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सबसे बाहरी कक्षा में मूव करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से हम ये देख सकते हैं कि भाई जो कक्षा नाभिक, जो भी कक्षा नाभिक से जितनी दूर होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाभिक के प्रति जो उनकी बाउंड एनर्जी, जो भी आकर्षण होता है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तीसरी कक्षा का जो अटैचमेंट होगा नाभिक से पहली और कक्षा के कंपैरिजन में कम होगा। ये तो आ गई अटैचमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी की बात। एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी किस तरह वेरी कर रही है। जैसे ही जैसे हम नाभिक से बाहर की तरफ आते हैं, कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल एनर्जी होती है आपकी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को आप ले लीजिए, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है और नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल है उसके कारण इसकी स्थिति निर्धारित होती है और उसकी वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो टोटल ऊर्जा जो होती है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी ऊर्जा और देते हैं तो ये कक्षा छोड़ चला जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से और कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चला दो बातें कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा या सबसे नाभिक से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो उसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो अन्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी और बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो अटैचमेंट होगा नाभिक से वो सबसे कम होगा, इसलिए थोड़ी सी भी एनर्जी देने के बाद ये यहाँ से मूव कर लिए जाते हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन। ये जो सिलिकॉन का हमने इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, इसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमको पता है यही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हमको बताएंगे कि भाई जो मेटल्स है वो धातु होगा या अधातु होगा या अदर जो भी प्रॉपर्टी उसके अंदर हो। जैसे इन जनरल अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, 4 से कम होने पर इन जनरल हम कहते हैं कि वो धातु है, और अगर 4 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हम कहते हैं कि वो अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिए जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुक्त हैं, जो टाइटली बाउंड नहीं है नाभिक से, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक गैस डिस्क्रिप्शन में एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो आपका नाभिक है और नाभिक से टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम एज ए पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए टोटल परमाणु बहुत हैं और इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो पॉजिटिव आयन हैं ये नाभिक प्लस इससे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो नियरेस्ट कक्षा में होते हैं, और जो डॉटेड हैं, डॉटेड आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है जो बाहरी कक्षा में है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स और ये है आपका पॉजिटिव आयन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन हमसे ये कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा के वो विचरण करते रहते हैं और विचरण करते हुए कई बार आयन से टकराते हैं और अपनी गति की दिशा बदल लेते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है जरूरी नहीं है कि इस परमाणु के आयन से ही टकराए, हो सकता है ये इससे भी टकरा सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री रहता है मूव करने के लिए। तो इस तरीके के जो भी डिस्क्रिप्शन है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इलेक्ट्रॉनिक्स गैस डिस्क्रिप्शन में जैसे हम किसी भी चालक पदार्थ के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक चालक मटेरियल है, तो चालक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक चालक मटेरियल इसको कंसीडर कर लीजिए, ये एक चालक मटेरियल है, इसमें बहुत से परमाणु होंगे
बहुत से परमाणु होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते रहेंगे। मूव करने के बाद वो टकराएंगे भी और फिर से अपनी गति की दिशा बदलेंगे और फिर से मूव करेंगे। अगर इसी पदार्थ का कोई एकांक क्षेत्रफल ले लिया जाए, इकाई क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो ओवरऑल जब हमने किसी मेटल मटेरियल पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो जो ओवरऑल करंट फ्लो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जितने जा रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब एक मटेरियल का स्लैब है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो किस तरह से स्थितियां चेंज होती हैं वो देखिए। मान लीजिए ये एक चालक है, इस पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक बैटरी पुट कर दी। फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज V है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है चालक की, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है आपका A, ठीक है। अब जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर रहे थे उनमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। वोल्टेज दिया, वोल्टेज के कारण उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। वो एक्सेलरेशन कैसा होता है ये देखिए। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F = QE, ओके। और अब एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स जिसका द्रव्यमान m है और वो a त्वरण से मूव कर रहा है तो F = क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से F = ma। तो यहां से हम निकाल रहे हैं A = क्या आ गया, QE/m। ये वो एक्सेलरेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाता है। ये इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, मतलब जब विद्युत क्षेत्र के अभाव में जो इलेक्ट्रॉन काफ़ी धीमी गति से मूव कर रहा था अब वो एक्सेलरेट हो गया है। एक्सेलरेट होते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव आयन से टकराएंगे भी, ठीक है, पॉजिटिव आयन से टकराएंगे। और अगर ये जो टकराव है, कॉलिजन है, अगर ये इलास्टिक होता है तो टकराकर ये अपनी दिशा बदल लेंगे और फिर से टकराएंगे। और इन केस अगर इनइलास्टिक मतलब अप्रत्यास्थ, ठीक है, अगर अप्रत्यास्थ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं और उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है और फिर से ये एक्सेलरेट होने लगते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, अंत में एक साम्य की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इस साम्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग ग्रहण कर लेता है और इस नियत वेग से ही इलेक्ट्रॉन्स अब साम्य अवस्था में रहता है। इस नियत वेग को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करती है। यदि चालक की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि चालक की मोबिलिटी म्यू है और चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम V = μe से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू यहाँ पर हमारी है मोबिलिटी, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी = मोबिलिटी इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, जिस तरह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमने एक्सेलरेशन निकाला। यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v/t इक्वल्स टू क्यू एम। ई को क्या लिख सकते हैं, ई क्या होता है, आरोपित वोल्टेज डिवाइडेड बाय कंडक्टर की लेंथ। तो वोल्टेज हमने v अप्लाई किया था और ये L ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको मत लिखिए, ये आवश्यकता नहीं है इसकी, ई ही रहने दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या है, q/m इंटू ई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। म्यू का मात्रक हमको कैलकुलेट करना है, ई का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज का मात्रक आपका वोल्ट अपॉन डिस्टेंस का मात्रक मीटर। तो म्यू का मात्रक क्या आ गया, म्यू का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। म्यू का मात्रक आपका है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अभी हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी पे। मान लीजिए कोई चालक है आपका, इस चालक के एकांक क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल लिया, एकांक क्षेत्रफल से जो करंट फ्लो हो रहा है, एकांक क्षेत्रफल से फ्लो करंट को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल से फ्लो होने वाली धारा आपकी करंट डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको धारा घनत्व, धारा घनत्व, ठीक है। इसको हम जे, मान लीजिए L लंबाई का एक कंडक्टर है, उसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स t सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच रहे हैं। तो t सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच रहे हैं। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, n/t, ओके। तो एकांक समय में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n/t। करंट होता है, करंट की डेफिनेशन हम किस तरह देते हैं, करंट की डेफिनेशन हम देते हैं कि एकांक समय में फ्लो होने वाले टोटल चार्ज, एकांक समय में फ्लो होने वाला टोटल चार्ज जो होता है वो करंट कहलाता है। और ये क्या कह रहा है कि एकांक समय में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम आवेश का मल्टीपल कर दें तो हमको धारा मिल जाएगी। तो करंट क्या आ जाएगा आपका, एकांक समय में फ्लो होने वाला टोटल चार्ज N/Q/T, ठीक है। तो ये करंट फ्लो आ गया आपका इस चालक में। अब ये समय है, समय है, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो समय बराबर क्या, सब लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी आपकी कितनी है, L लंबाई की है, और चाल आपकी क्या है, चाल आपकी आ गई VD। ये I को भी रिप्लेस कर देते हैं करंट डेंसिटी से। I इजिकल टू क्या है, J इंटू A। तो I इजिकल टू आ जाएगा J इंटू A, A को नीचे ले आते हैं, N/L/A इंटू QVD। तो ये एक्सप्रेशन देखिए क्या आ गया, ये आपका है लंबाई इंटू क्षेत्रफल। लंबाई इंटू क्षेत्रफल मतलब वॉल्यूम, आयतन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर वॉल्यूम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। जितना भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे वो सारी कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये आपका आ गया पर मीटर क्यूब, ओके, या पर सेंटीमीटर क्यूब। तो n इक्वल्स टू क्या है आपका, कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम।
तो जे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू स्मॉल एन क्यू वी डी, ये आपका करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन। फिर अभी हमने करंट डेंसिटी इक्वल टू एन क्यू म्यू इंटू ई। जो एन क्यू म्यू होता है आपका, ये होता है कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एन क्यू म्यू, ये कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो जे इक्वल टू क्या होगा आपका, जे इक्वल टू होगा सिग्मा ई। ये आपका आ गया धारा घनत्व, करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसको हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है कि भाई जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक या बैटरी लगाई जाती है तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है, और यह करंट अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन, ये आपका ओम्स लॉ कहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसको कैसे आप समझ सकते हैं ओम्स लॉ। जे इक्वल टू हमने क्या है, क्या पढ़ा हुआ अभी, जे इक्वल टू होता है आई ए। ओके, ये कंडक्टिविटी आ गई। वी इक्वल, ई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो यहां पर देखिए एक्सप्रेशन में जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, जो करंट है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, मीन्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनली यहां पर भी करंट वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको ओम्स लॉ कह रहे हैं। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है।